ठीक है, तो चलिए हम लोग चीन के प्रभुत्व की बात हम लोगों ने की थी। यूस हिंदी मीडियम में ही दोगे या आप गुजराती मीडियम में? हिंदी मीडियम से। गुजराती मीडियम से क्यों नहीं? ऐसे ही कौन सा ऐसे ही, मतलब किसी से बात किया है कि किसी से पूछा है कि ये सही रहेगा या गलत रहेगा? क्या बताया उन्होंने? हिंदी मीडियम से तो अच्छा रहेगा, गुजराती मीडियम में थोड़ा सा स्कोर नहीं हो पाता है। ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री। किसी ने अपना अभी तक ऑप्शनल नहीं सेलेक्ट किया हो, ऐसा भी कोई है क्या? किसी ने अपना अभी ऑप्शनल नहीं सेलेक्ट किया हो, ऐसा भी कोई है क्या क्लास में? है कोई? सेलेक्ट कर लिया आपने? क्या है? आप हैं? आपका आपका हिस्ट्री है, आपका सोशियोलॉजी। शुरू करूं? ठीक है, तो हम लोग पूछने का मेरा मतलब यही था कि आप लोग उसका अध्ययन करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आपको देना है तो पहले से ही आपको प्रिपेयर करके चलना होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है पीयूष, कि जो कॉपियाँ जाती हैं अगर गुजराती मीडियम से देते तो आपका फ़ायदा होता। स्पेशली जिसने भी बताया है, मुझे नहीं पता, ही सी इट जो भी है, ठीक है। हाँ भाई, और क्या कहेंगे? तो फ़िलहाल जिसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बैरियर इसलिए नहीं है जिस भाषा में आप अपनी बातों को सबसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो उसी भाषा में देना चाहिए, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, या चाहे जो भी उर्दू या कुछ भी फ़ारसी, जो भी आप देना चाहें, डजेंट मैटर। बस आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होना चाहिए, क्योंकि लिखने पर ही नंबर मिलता है, बाकी है ना। तो हाँ, ये ज़रूर होता है कि रीजनल प्रभाव कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो उसका लाभ, ठीक है, अगर वह राग द्वेष से मुक्त है, ठीक है, तब तो नहीं मिलेगा। अगर वो होता है ना कि अरे गुजरात से हो, मैं भी वहीं से हूँ, बस। और इस सर्विस में ये नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल हम यहाँ पर लाइव कमेंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ यही रिकॉर्डिंग हो रही होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने जो लिखा, हाल के वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध मजबूत जरूर हुआ है, किंतु चीन और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंध भी मजबूत हुए हैं।
हालांकि ऑस्ट्रेलिया चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर काफ़ी अधिक सशंकित है। अधिक सशंकित है। हालांकि चतुष्कोणीय संगठन के माध्यम से या चतुष्कोणीय संगठन के सदस्य ऑस्ट्रेलिया में, हालांकि चतुष्कोणीय, अरे क्वाड लिख लो भैया, क्वाड के सदस्य, मैं इसलिए इस शब्द को लिखाया क्योंकि चतुष्कोणीय वो दे देगा और दिया भी गया है, ठीक है। तो जब चतुष्कोणीय होगा ना तो वहाँ पर ये क्या बला है। जब आया था 2013 में क्वेश्चन और ये पूछा था कि हाँ नवाचार इनोवेशन हम पढ़ते आए थे, नवाचार पूछ दिया, ये क्या बला है, लोग खुजाने लगे सिर कि नवाचार क्या होता है। और किराए की कोख, वो जो सरोगेसी को लिख दिया था किराए की कोख, अब वहाँ पर किराए की कोख क्या है। सरोगेसी मदर सबने पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि उसका मतलब होता है किराए की कोख। ये बात समझ में आती है किसी को? आप लोगों को पता है क्या होता है सरोगेसी, बताइए। ठीक है, सरोगेसी कानून भी आया है। तो उन सभी चीज़ों से अपडेट रहिए, शब्दों से अपडेट रहिए। जहाँ पर आप लिखते हैं तो उससे संबंधित जो 1-2 शब्द होते हैं या 3-4 अगर कोई भी शब्द होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन शब्दों को बोल दूँ, ठीक है। क्योंकि वही अगर दे देगा घुमा फिरा के, यूपीएससी का सिलेबस नहीं बदल रहा है, ना ही यूपीएससी चीज़ों को कहीं बाहर से लेकर के आयातित करके लेके आ रही है, सिर्फ भाषा बदल जा रही है, ठीक है। और भाषा जो बदल रही है वहीं पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम भाषा को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप लोगों को चाहिए होता है कि आसान भाषा में बता दें, और हम आसान करके बताते हैं और यूपीएससी अपने आप को जटिल करती जा रही है, भाषा उसकी जटिल होती जा रही है। भाषा जटिल हो रही है, फिर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब आयात निर्यात को कैसे, अगर मान लीजिए यूपीएससी को लिखना हो तो कैसे लिख दें। जिन वस्तुओं के आधिक्य को बेच देना और कमी की पूर्ति कर लेने से हमारा सीएडी प्रभाव बढ़ता या घटता है। अब सोचिए, बात तो वही है ना। हमने बात किया था कि आयात निर्यात का मतलब क्या है, जिसकी कमी है मंगा लो, ज़्यादा है बेच दो, यही तो है। अब वहाँ पर उसको बदल देगा, वहाँ पर जाएंगे तो ये पढ़ा तो था, सीएडी तो पढ़ा था, ये नहीं समझ में आ रहा इससे पहले वाला क्या है। अधिशेष, तो वही तो है। अधिशेष का मतलब वही तो है कि आप जो व्यापार कर रहे हैं, आप वहाँ पर जितना निर्यात किए उसके बदले जितना कम आपने आयात किया, और दोनों के बीच में जो गैप है वही व्यापार अधिशेष है, बस। अब व्यापार अधिशेष ही, अधिशेष शब्द जो है ये समझ में नहीं आएगा, बस हो गया वहीं पर बंटाधार। हैं? सशंकित, सशंकित, हाँ ठीक है। तो चलिए इसको आपने लिख लिया। चतुष्कोणीय कोष्ठक में लिख लीजिए क्वाड। क्वाड के सदस्य देशों ने इसे कम करने की कोशिश की है।
कम करने की कोशिश की है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की चीन पर निर्भरता कम हो सके। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि कोविड-19 के दौरान ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में मजबूती आई है। ऑस्ट्रेलिया अब यह मानने लगा है कि चीन लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, क्या हुआ, कहाँ छूट गया है? तो इसे समझने के बाद अब हम लोग सीधे पहुंचते हैं ईरान पर। ईरान को देख लेते हैं। ईरान को देखने का कारण है क्योंकि ईरान से हम तेल का आयात ज़्यादा करते थे और उसके बाद हम शिफ्ट हुए हैं। जब उस पर प्रतिबंध लगा तो प्रतिबंध लगने के बाद हम शिफ्ट हुए कहाँ पर? अमेरिका पर, और उसके बाद फिर अभी रूस पर हम लोग शिफ्ट हुए हैं। और रूस से हमारा CAD व्यापार घाटा, आप कह लीजिए व्यापार घाटा बढ़ रहा है क्योंकि हम वहाँ से आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ईरान को देख लें। ये रहा ईरान। ईरान को देखने की वजह ये है कि एक तो हिंद महासागर में और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए यह भारत को मार्ग प्रदान करता है। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? तो फिर ग्वादर कहाँ पर है? पक्का श्योर? तो चीन किसको डेवलप कर रहा है? ग्वादर को। चलिए, बहुत सही। तो यहाँ पर देखें, हम इधर से देखेंगे तो ये कहाँ पर दिखाई देगा? थोड़े समय के लिए आप मान लीजिए हम इस यहीं पर ऐसे देख लेते हैं या अलग मैप बना दूँ। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही गोल हो गया क्या? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि ये भारत है। अब भारत यहाँ पर नहीं होगा, भारत यहाँ पर है, यही होगा ना? अच्छा, वहाँ क्या गलत था? गुड। तो ये थोड़े समय के लिए मान लेते हैं भारत है। भारत किस महाद्वीप में है? एशिया के किस भाग में है? दक्षिण भाग में।
और यहीं से थोड़ा सा हम डिवीज़न कर लें। यहीं से डिवीज़न करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जाएंगे मध्य एशिया के देश, और जब मध्य एशिया के देशों की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से देश हैं? अरे नाम पूछ रहा हूँ, नाम बताइए। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, मतलब तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ करके जितने तान वाले हैं सब इसी में हैं। ठीक है, ये मध्य एशिया के देश हैं। तो मध्य एशिया को केंद्र मानकर जब आप इधर जाएंगे कौन सा होगा? पूर्वी एशिया, और जब आप इधर आएंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया, और जब आप इधर जाएंगे पश्चिम एशिया। ठीक है, तो ईरान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम एशिया का देश है। यह भारत के संदर्भ में देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो यह पश्चिम एशिया का देश है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि यह एशिया महाद्वीप में ही है और पश्चिम एशिया का भाग है। क्योंकि डिवीज़न जब आप मैप देखते हैं ना, तो मैप में आप लोगों के एटलस में किसी के पास है या नहीं है? सभी लोगों के पास है, तो खोल लीजिए, उसका प्रयोग भी कर लीजिए। ठीक है, तो अब जब आप पश्चिम एशिया की बात कर रहे हैं तो पश्चिम एशिया में, और यह पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर देखें, यही मैप में आप लोगों को दिखाया गया है। ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में भी जाने का रास्ता नहीं देता। वो चाहता है इनफैक्ट कि यहाँ पर कम से कम भारत की दखल हो, और जितना कम भारत का दखल होगा, भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध कमज़ोर होंगे और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलेगा। यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से वह भारत में उन गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है जो वो हमेशा से करता आया है, अर्थात आतंकवादी गतिविधियाँ और छद्मवार। ठीक है, छद्मवार ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सीमित करना चाहता है भारत को, चीन भी चाहता है सीमित करना। अब इसी से संबंधित एक चीज़ और देखिए, पाकिस्तान चूंकि 5 प्रांतों में विभाजित है, उसने 5वां प्रांत अपना घोषित किया है। ठीक, यहाँ पर अगर भारत यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है तो उसकी वजह ये है, डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रहा है तो ये रास्ता नहीं देता है। रास्ता नहीं देता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो हम यहाँ आएँ और यहाँ से ऐसे जाएं, और दूसरा यहाँ से हम आकर के ऐसे जाएं, क्योंकि हवाई मार्ग भी तो नहीं दे रहा है ना, हवाई मार्ग तो दे ही नहीं रहा है, तो हमारे पास यही विकल्प बचता है। ये हमारे लिए थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, मतलब खर्चीला होता है। अब खर्चीला होने के साथ साथ इसी बात को ध्यान में रख करके भारत ने यहाँ पर 3 देशों ने मिल करके ग्वादर बंदरगाह का विकास किया है ना, चाबहार का विकास किया है। ठीक है, तो ध्यान रहे, है ना। तो चाबहार बंदरगाह का विकास किया, और चाबहार बंदरगाह इसे मध्य एशिया, इसे द्वार भी कहा जाता है। यहाँ से हम पहुँच रहे हैं ईरान, और ईरान से हम अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से मध्य एशिया अर्थात सेंट्रल एशिया के देशों में हम जा रहे हैं, उनके बाज़ार तक पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ 3 देशों के द्वारा इसका विकास किया गया है, भारत है, ईरान है और अफ़गानिस्तान। 3 देशों के द्वारा, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर बात ये होती है कि इस पर जो एक समझौता हुआ था 2015 में, P5+1 +1, इसका मतलब क्या है? P5 मतलब पार्टीज़, और वो पार्टीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थाई सदस्य हैं। और अस्थाई सदस्य कौन हैं? जो न्यूक्लियर परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। ठीक है, और इसी आधार पर मिला भी था, भारत इसका अस्थाई सदस्य होता, लेकिन
नेहरू जी थोड़ा इमोशनल हो गए थे हिंदी चीनी भाई भाई को लेकर के, है ना। कभी कभी होता है ना कि आप उस समय के हिसाब से सोच रहे होते हैं और हम आज के समय के हिसाब से देख रहे होते हैं। तो उस समय की परिस्थितियाँ क्या थीं और परिस्थितियाँ कैसी रही थीं, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं और सिर्फ क्रिटिक कर सकते हैं, एग्जैक्ट हम नहीं समझ सकते। मान लीजिए स्वतंत्र भारत का इतिहास कितने सालों पुराना हो गया? अरे तेज बोलिए, कितना? 75 या 72? क्यों 75? आप बताइए। अरे कब, कैसे, वो तो बताइए। ठीक है, तो यही बताइए, यही पूछ रहा हूँ कि 15 अगस्त 1900 देश आज़ाद हुआ और उस आज़ादी के 15 अगस्त 2022 को कितने वर्ष? 75 वर्ष पूरे हो गए। हमने 75वां वर्ष मनाया। आगे 2047 तक हम क्या मनाने वाले हैं? अमृत महोत्सव के रूप में। अमृत महोत्सव नहीं, अमृत काल उसको कहा गया। अमृत महोत्सव ये था, ठीक है। तो जो 25 वर्ष का समय है उसे अमृत काल कहा गया है। ध्यान रखना, अमृत काल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमृत काल इसको क्यों कहा गया है, अमृत काल की विशेषताएं क्या हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब इसको संबोधित किया था तो अमृत काल के बारे में बताया था कि हम क्यों इसको अमृत काल कह रहे हैं। तो मन की बात, बाकी सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन मन की बात में जब वो कुछ बोल रहे हैं तो जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ना, वो उनका थोड़ी लिखा हुआ है। आप ही जैसे IAS IPS जो हैं, सचिव हैं, वो लोग लिखते हैं, नहीं तो ठीक है। और एक बार टेलीप्रॉम्प्टर उनका ख़राब हो गया था, बीच में उनका स्पीच रुक गया था, है ना, अगर आप लोगों ने सुना होगा। तो खैर वो सब बातें छोड़िए। कहने का मतलब यह है कि जो उसमें बातें कही जाती हैं वो आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित हैं, उन्हें आप लोगों को सुनना चाहिए, नोट करना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर सीमित करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, चीन भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैं P5+1 की बात किया था और P5+1 का मतलब ये है कि ये देश और बाकी ईरान की बात यहाँ पर हो रही है। और यह परमाणु समझौता था परमाणु क्षेत्र में संबंधित समझौता था कि यह परमाणु हथियार न डेवलप करे, यूरेनियम का संवर्धन न करे, और यूरेनियम का संवर्धन अगर इसने कर लिया तो यह परमाणु हथियार बना लेगा। और परमाणु हथियार बना लेगा तो एक बात सोचो कि क्या इस क्षेत्र में, अर्थात पश्चिम एशिया महाद्वीप में, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में वर्ड वाला कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पर ये हमें ईरान दिखाई दे रहा है। अगर इसने यहाँ पर बना लिया तो बनाने के बाद यहाँ पर जो आसपास के देश हैं वो सब कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको सुरक्षा का खतरा महसूस होगा। और इसका मतलब ये है कि फिर परमाणु हथियारों की होड़ पूरे विश्व में इस क्षेत्र में हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में, और हमें शस्त्रीकरण को रोकना है। और इसी से संबंधित है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, अर्थात हथियारों की होड़ को रोकना, और जिनके पास विध्वंसक हथियार हैं उन हथियारों को ख़त्म करना, धीरे धीरे ख़त्म करना। लेकिन यहाँ पर तो परमाणु हथियार को प्राप्त करने की बात हो रही है ना, ये मान नहीं रहे हैं, ये चल रहे हैं। तो इसलिए जो एटॉमिक एनर्जी है अंतर्राष्ट्रीय, वो उन सब के
उन सब को लेकर के और अमेरिका को लेकर के ये समझौता हुआ और इस समझौते के आधार पर ये कहा गया कि जितने आपके संयंत्र हैं वो संयंत्र हमारी निगरानी में रहेंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है वो जा कर के समय समय पर निगरानी करती रहेगी कि ठीक है आप परमाणु का इस्तेमाल करिए, लेकिन एनर्जी के लिए इस्तेमाल करिए, सिविल क्षेत्र में प्रयोग करिए, न कि आप परमाणु बम बनाने के क्षेत्र में। बात समझ में आ गई? ये इस समय की बात रही। अब इसके पीछे चलते हैं। पीछे क्या है, ये मामला शुरू क्यों होता है? ये ठीक बात है, ये मामला तो शुरू हो गया। दरअसल पहले यहाँ पर अमेरिकी समर्थक सरकार हुआ करती थी। अमेरिकी समर्थक सरकार मतलब लगभग काम वो अमेरिका के इशारे पर करती थी। यहाँ पर क्रांति हुआ और आंदोलन की बदौलत यहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया। सत्ता परिवर्तन के बाद जो अमेरिकी समर्थक सरकार थी उसको हटा दिया गया। हटाने के बाद यहाँ पर राष्ट्रवाद का नारा दे दिया गया और राष्ट्रवाद का नारा वो धर्म के नाम पर दे दिया गया, क्योंकि इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक देश है और धर्म के नाम पर। अब इस चीज़ को कहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं आप? इसको आप पाकिस्तान से कोरिलेट करेंगे। जब पाकिस्तान में गरीबी, बेरोजगारी या इस तरह की भूखमरी के मुद्दे आते हैं, वो तुरंत भारत के खिलाफ इन मुद्दों से लोगों का राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए इमोशनली लोगों को डाइवर्ट कर देता है भारत के खिलाफ। कश्मीर वाला मुद्दा, कश्मीर वाला मुद्दा नहीं होगा तो कुछ आतंकवादी अटैक हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, बस टेंशन बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, लोग भूखे मरेंगे, लेकिन परमाणु बम चाहिए, हथियार चाहिए। तो भारत ने कहा भी था एक बार, ये विवाद भी आया था, ये विवाद उठा था, ये बातें उठी थी, तो भारत ने ये कहा था कि दोनों हम मिल करके लड़ाई लड़नी है तो गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, भूखमरी, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ें, न कि हम धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ें। लेकिन यहाँ पर अब बात यह है कि सत्ता किसी एक हाथ में हो, अगर लोकतांत्रिक सरकार हो तब तो वो कर पाएगी, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार है ही नहीं। आर्मी का प्रभुत्व है, आतंकवादी संगठन का प्रभुत्व है और उसके बाद जो बचा खुचा है वो जनता का इंटरफेयर है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो धर्म है, धर्म का प्रभाव ज़्यादा है और कहा गया कि धर्म यहाँ पर पहले है, राज्य बाद में है। तो राज्य जब बाद में होगा तो धर्मनिरपेक्षता यहाँ पर भी है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता कैसी है वो आप लोग पढ़ चुके हो और पढ़ते हो। भारत से जब तुलना की जाती है, हम तुलना करेंगे तो भारत से ही करेंगे। अब यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब जब ऐसी कोई स्थिति आती है तुरंत वो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है। और इस समय के जो सर्कमस्टांसेस हैं, पाकिस्तान भले गरीबी और आटे के लिए मोहताज है, खाने के लिए मोहताज है, नागरिकों का क्या दोष है? चाहे जैसे भारत के नागरिक हैं वैसे पाकिस्तान के नागरिक हैं। हम भारतीय हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि पाकिस्तान के सभी लोग मर जाएं, ऐसा तो नहीं कह सकते, ऐसा नहीं सोचना। हाँ, ये ज़रूर हम सोच सकते हैं कि हमारे बीच में टेंशन कम से कम हो। और जब आप लोग इसको एक और चीज़ से कोरिलेट करके देखो, नेल्सन मंडेला का नाम सुना है, पढ़ा है, पॉलिटी की एनसीईआरटी में है और ये अध्याय 2 में है, ठीक है। संविधान निर्माण वाले सेक्शन में अध्याय में ये बात बताई गई है, तो वहाँ से चीज़ों को रिलेट करके बताता हूँ। हुआ क्या था, अश्वेत जानते हैं आप लोग, ठीक है। इंडियंस वहाँ पर अश्वेत माने जाते हैं, मतलब गोरे लोगों की नज़र में एक रंगीन चमड़ी वाले जो मिले जुले होते हैं, उनके खिलाफ भी जो श्वेत लोग थे अंग्रेज़ों ने वो अच्छा खासा प्रयोग किया और उनका दोहन किया, संसाधनों का दोहन किया और इनका शोषण किया। एक लंबे संघर्ष के बाद 1950 से संघर्ष शुरू होता है, 1993 में जाकर के उनको सफलता मिलती है, एक लंबे संघर्ष के बाद। और तब वहाँ पर संविधान बनता है और जो संविधान बना
वो विश्व के लिए एक नज़ीर था। नज़ीर मतलब समझते हैं, उर्दू शब्द है उदाहरण, नहीं उदाहरण, नायाब नहीं कहेंगे उसको, ठीक है। लोगों के लिए मतलब विश्व के अन्य देशों के लिए वो एक नज़ीर था, उदाहरण था। अब जो वहाँ पर बात आई, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि जो संविधान बना है वो उस संविधान में न तो गोरों का प्रभुत्व हम स्वीकार करेंगे और न ही अश्वेत लोगों का प्रभुत्व होना चाहिए। मतलब बात समझ रहे हैं? अच्छा, इंद्रधनुष आपने देखा है? इंद्रधनुष, तो अगर मैं कहूँ कि भारतीय समाज इंद्रधनुषीय सोसाइटी है, तो आप इससे क्या समझ रहे हैं? सभी मिलकर के एक खूबसूरत नज़ारा बनाते हैं, यही तो है इंद्रधनुष। और भारत में भी इंद्रधनुष की बात होती है, हालांकि ये कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन ये बात होती है जो भारत की विविधता है। और वहाँ पर बताया गया है कि इंद्रधनुषी सोसाइटी अर्थात समाज का निर्माण होता है जिसमें सबको समान अधिकार देने की बात हुई है, कि ऐसा नहीं है कि अब हम स्वतंत्र हो गए तो जितने अंग्रेज़ थे उनको पकड़ पकड़ के, है ना। उसका मतलब ये था कि माफ़ करो और आगे बढ़ो। पाकिस्तान ये नहीं समझता है। 30 साल लगभग जेल में रहे थे और उसके बाद उन्होंने जो एकता स्थापित की वो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने गेम के माध्यम से एकता स्थापित की। जब गेम अपने चरम पर होता है और जब आप ये सोच करके खेलते हैं कि हम एक यूनिट हैं, और जब यूनिट मान लेते हैं, एक टीम मान लेते हैं, तो फिर वहाँ पर भेदभाव नहीं होता। टीम का एक ही उद्देश्य होता है कि विरोधी टीम से हमें जीतना है, और उन्होंने ही ये काम किया था। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आते हैं ईरान में। ईरान में भी इसी तरह से तख्तापलट हुआ और इसी तरह से जो अमेरिकी समर्थक सरकार थी उसको हटा दिया गया, क्योंकि धर्म और राष्ट्रवाद का नारा दिया गया और उसी के आधार पर जितनी जनता थी सब इनके साथ हो गई। सब इनके जो उस समय सरकार थी उसके खिलाफ हो गई और उनको भाग करके अमेरिका में शरण लेना पड़ा। अब जब वो अमेरिका भागे, यहाँ पर ऐसी सरकार स्थापित हो गई तो अमेरिका तो विश्व का चौधरी है, एक ध्रुव विश्व हो गया है। वो इसको बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा। तो उसने हर तरीके से अब इन लोगों को परेशान करना शुरू किया और पता चला कि यहाँ पर न्यूक्लियर बम बनाया जा रहा है अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। और जैसे ही ये बातें आई वैसे ही फिर समझौता हुआ, ओबामा के काल में समझौता हुआ, और उस समझौते को जैसे ही आगे लेकर के ईरान बढ़ रहा है, जब वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने कहा कि ये समझौता बहुत ही ख़राब है और यह अमेरिका के सम्मान से समझौता करता है। और जैसे ही उन्होंने कहा उसके बाद ये समझौता रद्द कर दिया गया। ठीक, समझौता रद्द करने के बाद फिर से ये चर्चा शुरू हो गई कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि जब समझौता रद्द हो गया, यूरेनियम का संवर्धन वो कर रहा है, ईरान कर रहा है, और जैसे ही यूरेनियम का संवर्धन कर लेगा उसके बाद वो परमाणु बम बना लेगा। संधि तो रही नहीं, समझौता टूट चुका है। और इसी में 2022, 21 और 22 दोनों में ईरान ने कहा कि अब तुम्हारा समझौता गया, ठीक है, और अब हम यूरेनियम का संवर्धन कर रहे हैं क्योंकि हम अब इससे बाध्य नहीं हैं। अब सोचिए कि इस क्षेत्र में टेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर यहाँ पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अभी एक घटना हुई थी, जो कोड होता है ना न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर बम का, वो खो गया था, अफरा तफरी मच गई थी। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि ये जो ईरान है, ठीक है, ईरान में, अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान में, यहाँ पर भी आतंकवादी हैं, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर प्रभाव है।
किसी को भी अगर परमाणु बम, न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी मिल गई तो फिर उसके बाद दुनिया में क्या होगा। और पाकिस्तान के एक धार्मिक नेता कह चुके हैं कि पाकिस्तान को एक हाथ में न्यूक्लियर और एक हाथ में कटोरा ले करके और कहना चाहिए कि दे दो नहीं तो ले लो। अब सोचिए कि क्या मानसिकता है। आपको सहयोग मांगना चाहिए कि विपत्ति की स्थिति में व्यक्ति सहयोग मांगता है, धमकी नहीं देता है। लेकिन ये तो अब इसी से संबंधित बातों को हम आगे लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि इसी सप्ताह का हमारे पास समय है। तो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि जितना हम लोग जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको हम लोग कवर कर लें। तो चलिए ईरान के बारे में लिख लीजिए। इसकी पृष्ठभूमि लिख लीजिए सबसे पहले। पश्चिम एशिया में स्थित ईरान पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कुल आबादी क्या छूट गया? ईरान, पश्चिम एशिया में स्थित ईरान पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि पहले से वही है। हाँ ठीक है। यहाँ की भाषा फारसी है। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है। यह एक इस्लामिक गणराज्य है जहां, अब जो बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। क्या लिखा, क्या हुआ, छूट गया? अरे पेज क्यों बेकार कर रहे हो, उसी में लिखो। तो गलत कर दिया तो सुधारा भी तो जा सकता है, उतना ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। शक्तिमान तो आप हो ही, है ना। तो भारत ईरान संबंध शुरू से आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कहा कि यहाँ पर यह ईरानी गणराज्य है, और जो मैंने कहा कि इसके आगे जो बोलूँगा समझना। यहाँ पर धर्म संरक्षित लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर जो मैंने बताने की कोशिश की, धर्म संरक्षित, अर्थात धर्म पहले है, बाकी बातें बाद में है, ठीक है। और जितना भी सब इस्लामिक स्टेट सब इसका यही हाल है। हाँ, वहाँ पर ट्यूनीशिया क्रांति भी हुई थी, और इस एक अरब स्प्रिंग भी हुआ था। और ये सभी जो हुए थे, ये इसीलिए हुए थे क्योंकि वहाँ पर राजशाही व्यवस्था है, और राजशाही व्यवस्था को दूर करने के लिए ये बात शुरू हुई थी 2011 के आसपास। हाँ, 2011 के आसपास, शायद मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ, डेट देखना पड़ेगा। वहाँ पर क्रांति हुई, और क्रांति के लिए एक व्यक्ति क्या किया था कि वो ब्रेड बेचता था, और ब्रेड बेचने के दौरान
पुलिस ने उसे प्रताड़ित किया, प्रताड़ित करने के बाद उसने आग लगा लिया, ठीक है, आत्मदाह कर दिया। आत्मदाह करने के बाद फिर वहाँ पर लोकतंत्र की मांग उस पूरे क्षेत्र में, उसी को कहा जाता है अरब स्प्रिंग, पूरे क्षेत्र में लोकतंत्र की मांग और बढ़ने लगी और देशों ने धीरे धीरे, जहाँ पर राजशाही व्यवस्था थी, धीरे धीरे उन्होंने लोकतंत्र की तरफ बढ़ना शुरू किया। लेकिन लोकतंत्र की तरफ बढ़ना शुरू किया, चुनाव होने का मतलब ये नहीं है कि किसी देश में लोकतंत्र है। अगर चुनाव होने का मतलब लोकतंत्र होता तो 1999 में परवेज़ मुशर्रफ जब सत्ता में आए थे, उसके बाद 2002 में उन्होंने चुनाव कराया था। और चुनाव कराया था, एक जनमत संग्रह कराया और जनमत संग्रह के बाद चुनाव भी करवाया और फिर उसके बाद संशोधन करके जो प्रांतीय असेंबली हैं उनको, उनके अधिकारों को ख़त्म कर दिया। तो चुनाव तो वहाँ भी उस समय भी हुआ। तो इसका मतलब हम ये थोड़ी कहेंगे कि लोकतंत्र है। चुनाव होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लोकतंत्र है। और जो देश हैं वो इस समय के जो देश हैं, चाहे अरब कंट्रीज़ की बात कर लीजिए, गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करिए, वो लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने आप को वो लोकतांत्रिक दिखाएं। लोकतांत्रिक हैं नहीं, लोकतांत्रिक दिखाएं, ठीक है। तो अगर पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि लोकतांत्रिक देश, गैर लोकतांत्रिक देश में अंतर क्या होता है, ठीक है। अब बताने नहीं जा रहा हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। आगे बढ़ें तो वर्ष 1950 में भारत और ईरान के मध्य कूटनीतिक संबंधों की स्थापना हुई। क्या लिखा आपने? 1950 में, जबकि इससे पूर्व ही, जबकि प्राचीन काल से ही दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, ठीक है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इन बातों की पुष्टि हो जाएगी। अब उसमें मैं नहीं घुस रहा हूँ, मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर हुआ क्या था, अब इसको समझ लें थोड़े समय के लिए। यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये ईरान है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अब आप 1991 से पहले जाइए और 1991 से पहले क्या करिए, 1967 के आसपास यहाँ पर क्रांति हुई थी, जो क्रांति की बात मैंने आपसे की। ये भी किसके पाकिस्तान के समर्थन में है। अफ़गानिस्तान में यहाँ समर्थन देखने को मिला था 1979 में, और यहाँ सेना घुसी भी थी। अब एक चीज़ यहाँ से सोचिए कि ये जो क्षेत्र है यहीं पर इसका प्रभाव भी देखा जा रहा है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी प्रभाव देखा जा रहा है। किसके आधार पर? विचारधारा के आधार पर। अब बात ये हुई कि ये जो भाई साहब थे ये भी इसके समर्थक थे। अब बात समझ में आ गई कहाँ से कोरिलेट हो रहा है, क्यों यहाँ पर क्रांति हो रही है। क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध के काल में यह अमेरिकी खेमे में शामिल थे, और अमेरिकी खेमे में शामिल होने के साथ साथ ये एक इस्लामिक देश है। भले हमारे प्राचीन काल से संबंध रहे जरूर हैं, ठीक बात है, लेकिन अब ये किसका समर्थक होगा? पाकिस्तान का। स्वाभाविक सी बात है कि ये भी किसका समर्थन कर रहा है? पाकिस्तान का, और ये इसी खेमे में है। स्वाभाविक सी बात है कि ये भी, तो भारत के संबंध कैसे होंगे? स्वाभाविक सी बात है कि इसकी नीति का पालन ये भी करेगा, और इसकी नीति का पालन तो करेगा ही करेगा, इस्लाम के आधार पर ये इसका समर्थक होगा। क्लियर है? यहाँ पर धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है संबंधों में, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब वैश्विक राजनीति में ही धर्म घुसा हुआ है तो भारत में कैसे खत्म हो सकता है या कम हो सकता है? स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वही
नहीं, राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं। नहीं सर, अगर धर्म हट जाएगा सर तो राजनीति भी सर बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म राजनीति का कारण जरूर है, राजनीतिक हथकंडे के रूप में उसका इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म खत्म हो जाएगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और पंथ निरपेक्ष वो तो सर संविधान में है ना, वास्तविक नहीं, यह मूल ढांचे का सिद्धांत है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो है, लेकिन सर अभी भी धर्म में ज़्यादा इस सब क्षेत्र में वही सब मिलते हैं सर। वो ठीक है, वो बातें वहाँ पर है, लेकिन जो हमारा मूल संवैधानिक ढांचा है उसको आप समझिए। जो आप कह रहे हैं कि धर्म खत्म हो जाएगा, तो फिर धर्म का प्रभाव खत्म तो होने वाला है नहीं। जब तक मानवता है तब तक खत्म नहीं होगा। अगर मैं जो मानता हूँ मैं उसकी बात करूँ तो मेरा धर्म यहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो धर्म है, और आप जहाँ पर बैठे हैं आपका धर्म है। तो धर्म अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के लिए डेफिनेशन उसकी है, लेकिन आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं अगर ख़त्म हो भी गया तो भी ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं होगी। मुद्दे बनते रहेंगे और मुद्दे बनते ही हैं। हाँ बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैश्विक राजनीति में धर्म और विचारधारा दोनों प्रभावी हैं। अब इसी के आधार पर स्वाभाविक सी बात है कि भारत का संबंध किससे था? रूस से। और रूस से संबंध है, स्वाभाविक सी बात है कि इनका संबंध भारत से कैसा होगा? कटुतापूर्ण होगा, क्योंकि ये किसके समर्थक हैं और किस गुट में हैं? अमेरिकी गुट में है, पूंजीवादी गुट में है। और भारत न चाहते हुए भी, हालांकि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन अपनाया, लेकिन भारत ने विकल्प रखा था। अगर आप लोगों को याद हो तो 3 गिलास का शेप मैंने बताया था और गिलास रखने वाली स्थिति मैंने बताया था, और वही है भारत। और हर व्यक्ति को अवसरवादिता राष्ट्रहित में है। अवसरवादिता नेगेटिव शब्द है, लेकिन राष्ट्रहित की बात वहाँ पर हो रही है, और राष्ट्रहित के लिए ही जब संबंध निर्धारित हो रहे हैं तो फिर वो गिलास और ये अवसरवादिता, ये वाला शब्द बिल्कुल सही है, कहीं से गलत नहीं है। ठीक है, मैं जो कहा हूँ वो बातें समझ में आई हैं? ठीक, चलिए अब यहाँ पर हमने संबंधों की बात कर ली, इसकी पृष्ठभूमि एक बार लिख लेते हैं और पृष्ठभूमि देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। क्या लिखा था आपने? स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति के साथ गुट निरपेक्षता की नीति के साथ सोवियत संघ से भारत का करीबी संबंध ईरान के शाह का अमेरिकी सैन्य संगठन में शामिल होना, ईरान के शाह, वहाँ का शासक, शाह की बात हो रही है यहाँ, ऐसे शाह, ठीक है, का अमेरिकी सैन्य गठबंधन में शामिल होना, और ईरान द्वारा पाकिस्तान का लगातार समर्थन, दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किए। समर्थन
वर्ष 1900 कहाँ छूट गया शारिका? ईरान द्वारा पाकिस्तान का समर्थन दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया। मैंने कौन सा डेट बताया था वहाँ पर? क्रांति वाला कौन सा डेट बताया था? 69। ठीक है, हाँ नहीं, उसको 10 साल और आगे बढ़ा लीजिए। ईरान में वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसके बाद वहाँ धार्मिक शासन की स्थापना हुई। इसके उपरांत ईरान और अमेरिका के संबंध कटु हो गए। कटु मतलब खराब हो गए, कटु हो गए। इस दौर में ईरान ने तेल की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। क्या लिखा? राष्ट्रीयकरण किया, अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं, राष्ट्रीयकरण। अब ये बताइए, जो राष्ट्रीयकरण कर रहा है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? और मैं बताऊंगा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, किस क्लास में बताया हूं और किस आधार पर बताया हूं वो भी मैं बताऊंगा। ये दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करेगा, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा है। ईरान ने तेल की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, इससे आप लोगों ने क्या समझा? ये अमेरिकी विरोधी नीति क्यों है? जब राष्ट्रीयकरण करे सब तो ये समाजवाद के। रुकिए, आप बताइए। पूरे क्लास के दौरान आपका एकमात्र जवाब यही रहा है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। राजन बताओ। मतलब मैं समझा तो कि ईरान और अमेरिका के संबंध, मतलब क्योंकि ईरान पूंजीवाद विचारधारा से प्रेरित था, जबकि दोनों में कटुता संबंध देखने को आया, तो मतलब फ्री हो गया, ईरान फ्री हो गया। मतलब अब ये अपने मर्जी से जो जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है, मतलब राष्ट्रीयकरण। तो यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया, क्योंकि अब किसी भी देश से संबंध मतलब अपना बेहतर कर सकता है राष्ट्रीय। पूरा रामायण बता देना, ठीक है? जो पूछा वो मत बताना। सर कहने का मतलब यही कर दिया कि ईरान ने कि अब यहाँ से जो भी कुछ होगा जो मेरा होगा, कहीं बाहर नहीं रहेगा, जो भी सब कंट्री में रहेगा। आप बताइए। गजेंद्र, क्या नाम? गजेंद्र नाम है ना? हाँ, गोविंद, सॉरी। नहीं ध्यान आ रहा है, कोई बात नहीं। मधु, शक्तिमान, नहीं समझ में आया? आप बताइए। अब सर राष्ट्रीयकरण का मतलब होगा कि सर वो अब समाजवाद विचारधारा पर धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है। सर जैसे उससे यूएसए सर उससे प्रभावित हो रहा था, क्योंकि वो पूंजीवाद को मानता था। किसी को समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं जब भारत और रूस संबंध बता रहा था उसी समय बताया था मैंने
कि जैसे ही भारत ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वैसे ही यूएसएसआर को लगा कि भारत अब उसके तरफ जा रहा है। और ये भी बताया था कि अमेरिका और भारत के संबंधों में दूरी इसलिए देखने को मिली क्योंकि भारत ने पूंजीवाद को न अपना करके यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया, भूमि सुधार लागू किया, प्रिवी पर्स की समाप्ति की। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ और आप लोगों को याद नहीं है ना? इसलिए मैंने कहा कि मैं क्लास भी बताऊंगा कि मैंने किस क्लास में पढ़ाया है। बातों को समझिए, क्योंकि इन शब्दों का मतलब ये एक लाइन लिख, अब यही किताब जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मान लीजिए कि ये सारी बातें नहीं समझे होते, आप किताब पढ़ते, मैं किताब बता देता कि इस किताब को चलो ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक किताब है, आप पढ़ लीजिए। वहाँ पर जब आप पढ़ते तो फिर समझ में आता कि भाई राष्ट्रीयकरण कर दिया, इससे संबंध क्यों खराब हो गए। समझ में आ रही है बात? तो मुझे क्लास भी याद है कि मैं किस क्लास में बताया हूँ, और आप लोग क्लास में बैठे हो इसीलिए कि आप लोगों को पढ़ना है, तो भी आप लोगों को याद नहीं है। सर राष्ट्रीयकरण ये टर्म का पूरा मतलब क्या होता है? वो तो भारतीय रेल, और ये भी उदाहरण दिया था मैंने कि भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है। अब ये राष्ट्र की संपत्ति है, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। व्यक्ति का मतलब निजी संपत्ति का अधिकार, और सार्वजनिक का मतलब सरकार का अधिकार और आपका भी अधिकार। अब नहीं रेलवे में लिखा जाता है कि भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है, क्योंकि वहाँ से लोग पंखे, शीशे, टॉयलेट तक उखाड़ के ले जाते थे। समझ में आ रही है बात? अभी भी पता नहीं वो वंदे भारत जो ट्रेन है उसमें से भी उखाड़ के ले जाते हैं। तो राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि समाजवाद को ये बता रहा है, और समाजवाद को जैसे ही बताएगा अमेरिका इसके खिलाफ होगा कि ये पूंजीवादी विचारधारा को छोड़ करके अब धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, यूएसएसआर के खेमे में जा रहा है। संबंध कैसे होंगे? तनावपूर्ण होंगे। और ये वही समय 1979 का ही दौर है, याद करो। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1979 का ही दौर है जब ये यूएसएसआर अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर रहा है, और यहीं पर क्रांति भी हो रही है। इसका प्रभाव माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? संबंध कैसे होंगे? तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, अब फीमेल डिपार्टमेंट, आप बताइए उससे भारत पर क्या प्रभाव हुआ? नहीं याद है? बड़ी कठिन डगर है पनघट की, है ना? चलिए, फिलहाल बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मतलब यही था कि जो समय, खैर अब इधर बढ़ते हैं, जान दीजिए। तो आप लोगों ने लास्ट लाइन क्या लिखा? ईरान में तेल कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण किया। अमेरिका ने इसे अमेरिकी विरोधी नीति के रूप में देखा। इन सभी घटनाक्रम के दौरान ईरान ने भारत पर आरोप लगाया। अब जो बातें कहने जा रहा हूं उसको समझना। ईरान ने भारत पर आरोप लगाया, यहीं पर रुक जाइए। इस्लाम का प्रभाव यहाँ पर हो रहा है, धार्मिक क्रांति हो रही है। 1979 में ये सब घटनाक्रम हो रहा है, और 1979 के 80 के आसपास ही भारत में भी बहुत सारी अस्थिरता देखने को मिली थी। अस्थिरता थी, ठीक। अब ऐसी स्थिति में, और खूब पाकिस्तान भी खूब छद्मवार
आतंकवादी गतिविधियां ये सब लगातार हो रही थी। हमारी स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में धर्म का प्रभाव यहाँ पर हो रहा है। इस धर्म के प्रभाव से, क्योंकि धार्मिक शासन की स्थापना हुई है और अभी मैंने बताया कि धर्म आधारित यहाँ पर धर्म एक शब्द लिखवाया होगा, धर्म संरक्षित लोकतंत्र की स्थापना यहाँ पर हो रही है। लोकतंत्र है लेकिन धर्म प्रमुख है। यहाँ पर इस्लाम के आधार पर क्रांति हो रही है, राष्ट्रवाद का नारा दिया जा रहा है। और पाकिस्तान का उदाहरण दे करके मैंने बताया कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, ध्यान भटकाने के लिए तुरंत इस्लाम और राष्ट्रवाद का मुद्दा आ जाता है। प्रभाव क्या होता है, बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भारत भी इसमें कम है, भारत भी इसमें माहिर है ना। जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो दूसरे तरफ मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है और ये होता है। अब यहाँ पर सोचो कश्मीर का मुद्दा क्या होगा, ये क्या भारत का साथ देगा? नहीं देगा। संबंध कैसे होंगे? खराब होंगे। इन भाई साहब ने ये कहा, उससे पहले तक ठीक था, इन्होंने कहा कि यहाँ पर कश्मीर में भारत मुस्लिमों के अधिकारों का हनन कर रहा है, जबकि था इसके उल्टा। वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित थे, यही वो दौर है जो उनके कत्लेआम और वहाँ से पलायन पूरे भारत में हो रहा है। ठीक, तो एक ये मुद्दा था जिसकी वजह से जैसे ही इन्होंने ये बात कही वैसे ही दोनों देशों के संबंध और ठीक है। तो लास्ट वाला लाइन आप लोगों ने लिखा क्या? यह आरोप लगाया कि वह कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है हालांकि इन तमाम विरोधाभासों के बावजूद भारत ईरान से तेल का आयात करता रहा। वर्ष 1988 से 80 से लेकर 80 से 88 के मध्य लेकर लिख लीजिए या मध्य लिख लीजिए, ईरान और इराक के मध्य 8 वर्षीय युद्ध चला, जिसमें भारत ने न तो ईरान और न ही इराक का समर्थन किया। भारत इसमें बिल्कुल न्यूट्रल रहा था। ठीक है, तो ये मसला पूरा समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है जिसको मैं कह रहा हूँ कि तमाम विरोधाभास। यहाँ पर विरोधाभास, इसका मतलब किसने नहीं समझा? हैं? समझ गए? क्या क्या आपने समझा बताइए? तमाम लड़ाई झगड़े होने के बावजूद पहली बात तो आपने सही बात सुनी नहीं, और इसी पे जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो तुरंत आपको वहाँ पर बोल दिया जाएगा। मैंने कहा कि किसको समझ में नहीं आया, और आपको तो समझ में आ गया है।
अच्छा ठीक है, और किसी को समझ में आ गया है? पक्का बता दीजिए। मतलब जितने भी विवाद हो चुके हैं उन सबके बावजूद। ठीक है, राजन आपको समझ में आ गया? गोविंद, हमारे और आपके बीच में तमाम झगड़े हैं। आपने मुझे कल चाय नहीं पिलाया है ना, समोसे नहीं खिलाए, उसके बावजूद मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तेल दे देना है ना, समोसे वाला नहीं। ठीक, इसका मतलब यही है। तो जो ये टर्मिनोलॉजी है ना, अब आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तमाम विरोधाभासों के बावजूद या इन विरोधाभासों के बावजूद जो ऊपर लिखा गया है, भारत इनसे तेल का आयात करता रहा। संक्षेप में एक शब्द में आपने सारी बात कह दी। या अगर लिखना हो 150 शब्दों में ये आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि भारत और ईरान संबंधों के बीच तमाम विरोधाभास, विचारधारा और धर्म आधारित राजनीति को ध्यान में रखते हुए तमाम विरोधाभासों के बावजूद भारत वहाँ से तेल का आयात करता रहा। आपने पूरा इतिहास बता दिया। कितने में? सिर्फ एक लाइन में। और एक लाइन में इतिहास, जो मैं नेहरू जी की बात कर रहा था, हमारा 75 वर्षों का इतिहास हो गया, स्वतंत्र भारत का 75 वर्षों का इतिहास हो गया। और 75 वर्षों के इतिहास को लिखने के लिए इतना, इससे भी ज़्यादा हमको किताब चाहिए, और हम उसको क्या करते हैं, एक किताब में पढ़ लेते हैं। रामचंद्र गुहा की 2 किताबें आती हैं, एक इंडिया आफ्टर गांधी और एक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसे कुछ करके 2 आती है, और दोनों इतनी मोटी मोटी हैं। अब सोच लीजिए, यूपीएससी के लोग उसको पढ़ते हैं, ले जाते हैं। मैं उसको देखते ही कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है अभी, बाकी सिलेबस ठीक है। पढ़ा थोड़ा मैंने भी, लेकिन एक अद्भुत भारत करके एल बासम की किताब आती है, अगर कभी मौका मिले तो उसको पढ़ना। लेकिन उस मतलब एक लेवल के बाद वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी, पढ़ना ज़रूर। एल बासम की किताब अद्भुत भारत, ठीक है। तो चलिए अब लिख लीजिए, जब शीत युद्ध खत्म हो रहा है, जो यहाँ पर विचारधारा के आधार पर ये सारी बातें हो रही हैं, और जैसे ही ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब क्या करेगा भारत? इसमें न्यूट्रल रहा, ना तो इराक की तरफ जा रहा है ना ईरान की तरफ जा रहा है। भारत ने न्यूट्रल रह कर के बहुत सारे काम किए, और न्यूट्रल रह कर के बहुत सारे काम किए भी जा सकते हैं, ठीक। शीत युद्ध के बाद की स्थिति में जैसे जैसे देखा, विश्व के देशों ने देखा और भारत की आवश्यकता भी थी, वैसे वैसे संबंध हमारे बेहतर होने शुरू हो गए। और उसका एक ही कारण था कि हमने रिफॉर्म कर लिया था। तो ये रिफॉर्म क्या भारत की तरफ से किया गया था? भारत ने अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए किया था रिफॉर्म। अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए अपने मन से किया था, ऐसा कहना चाह रहे हैं? मन से जैसे आवश्यकता थी तो सर मोदी से किया है। और कोई? जिससे भारत का विकास हो सके सर। और कोई? सर इसमें आवश्यकता थी, नहीं करता तो फिर क्लास 11 की एनसीईआरटी है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। उसका पहला ही चैप्टर है, और पहले चैप्टर में ही सारी बातें बताई गई हैं। पहला या दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, ठीक है, हाँ दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में स्वतंत्रता से पहले भारत की स्थिति, शायद अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो यही है। उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि भारत में जो उदारवादी एलपीजी रिफॉर्म किया गया था, क्यों किया गया था, और उसी एनसीईआरटी में बताया गया है कि यह बाह्य प्रेरित सुधार था। यह प्रेरित सुधार था किसके द्वारा? हम किससे कर्ज लेने गए थे? यार इतनी बेसिक बातें आप लोग भूल जा रहे हो, फिर मैं क्या आप लोगों को बताऊं? बताइए। रोज मैं बोलता हूं, ठीक है। टीचर
आप पढ़ो या नहीं पढ़ो उससे मतलब नहीं है, वो पढ़ा करके चले जाएंगे, आपको समझ में आया नहीं आया डजेंट मैटर। हैं? यूएसए था, यूएसए से कर्ज लिया था हमने। नहीं कर्ज तो सर ने वो यूएनए किससे लिया था बताइए? वर्ल्ड बैंक से हमने लिया था। किसी को याद है? बता दीजिए अगर किसी को याद हो तो। किससे ऋण लिया था? किसी को नहीं याद आ रहा है? मैं वो एनसीईआरटी ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल जाए। मेरे फ़ोन में ही था। हाँ चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास एनसीईआरटी है और उसी में लिखा गया है कि आईएमएफ से भारत लोन लेने गया, ऋण की मांग की अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, तो आईएमएफ ने कहा भारत से कि आप 3 रिफॉर्म करिए तब हम आपको ऋण देंगे। तो क्या ये भारत स्वेच्छा से कर रहा है? अभी तो आप कह रहे थे इससे पहले, इसे आपने पहले कहा कि आवश्यकता थी। आवश्यकता थी तो हमें पैसे की आवश्यकता थी ना। सुधार करने के लिए बाध्य कौन कर रहा है? आईएमएफ कर रहा है। कहा कि 3 सुधार करिए तब जाकर के हम आपको ऋण देंगे, और ये शर्त रखी गई, सुधार किया भारत ने तब उसको ऋण मिला। और इसमें एक तात्कालिक सुधार और एक संरचनात्मक सुधार, जिसे दीर्घकालिक सुधार भी आप कह सकते हैं, संरचनात्मक सुधार किया गया। और उसी में आप पढ़ते हैं विनिवेशीकरण। विनिवेशीकरण का मतलब होता है कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के प्रबंधन और स्वामित्व से अपने हाथ पीछे खींचना। अब वही बातें फिर से थोड़ी याद आएंगी। कौन सी बातें फिर से रिपीट कर लूँ? हाँ, सरकारी कंपनी है, ये एक सरकारी कंपनी है, सरकार का स्वामित्व है, मतलब मालिकाना हक, या इसका मालिक आसान भाषा में समझिए, इसकी मालिक कौन है? सरकार है। अब सरकार क्या कर रही है? मालिक है तो प्रबंधन की जिम्मेदारी भी है, देख रेख की जिम्मेदारी भी है। सरकार क्या कर रही है कि इससे अपना स्वामित्व से अपना हाथ खींच रही है, प्रबंधन से भी अपना हाथ खींच रही है, मतलब पीछे जा रही है। अब इसको ऐसे देख लो, मान लीजिए ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, ये एक कंपनी है, ठीक। अब इसमें 100% ये सरकारी है, गवर्नमेंट की है। सरकार ने क्या किया, इसमें से 49% हिस्सा, ध्यान रखना डिजिट, 49% हिस्सा क्या किया? बेच दिया, ठीक। इसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी बढ़ी, कितनी बची? 51%। अब 49% का स्वामित्व और प्रबंधन किसके हाथ में गया? 49% कम किया, प्रबंधन और मालिकाना हक, दोनों बातें समझ में आ गई। और मालिकाना को ही दूसरे शब्दों में मैं कह रहा हूं स्वामित्व, समझ में आ गई बात। और आपसे वहां पर बेचने की बात नहीं पूछेगा, प्री में या चाहे मुख्य परीक्षा में ये नहीं पूछेगा।
स्वामित्व को कम कर लिया। 100% स्वामित्व था, कम कर लिया। ये क्या था? डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेशीकरण, विनिवेश। और आप लोगों को एक और शब्द बताया था, ये याद है? नहीं याद है? बहुत अच्छा है। चलिए, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, है ना? अब यहां पर वो भी समझ लीजिए, निजीकरण समझ लीजिए। 100% है। इस समय कौन साहब हैं? समझ गए? पूरा का पूरा अडानी जी के खेमे में डाल गए। क्या? अडानी जी के खेमे में डाल गए। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, ठीक है। ये क्या है? निजीकरण है। और इसको हम क्या कह रहे हैं? विनिवेशीकरण। और आपको अभी बताया विऔद्योगिकरण, उसका नहीं बताऊंगा, अब आगे बढ़िए। वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, कई बार बता चुका हूँ। इकॉनमी में भी बताया हूँ, उसके बाद इसमें भी बताया हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आप शीत युद्ध, भारत ईरान संबंध, शीत युद्ध के बाद भारत ईरान संबंध। शीत युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंधों में, शीत युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंध, ऐसे लिख लीजिए, दोनों देशों के संबंध मित्रतापूर्ण होने लगे। होने लगे, जिसके निम्न महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, वर्ष 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी और अफगानिस्तान में उत्तरी गठबंधन तथा तालिबान के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष में दूसरा, उत्तरी गठबंधन और तालिबानियों के मध्य संघर्ष के दौरान न केवल ईरान बल्कि
बल्कि ईरान लिखा है या भारत लिखा? हाँ, न केवल ईरान बल्कि भारत ने भी उत्तरी गठबंधन का समर्थन किया। बताता हूँ। यह उस समय संयुक्त इस्लामिक गठबंधन को उत्तरी गठबंधन कहा जाता है। संयुक्त इस्लामिक गठबंधन जो वहाँ पर सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा था अफ़गानिस्तान में, तो दो फ्रंट बन गए थे। यहाँ से जा चुकी है कौन? यूएसएसआर की सेना, और यूएसएसआर की सेना चली गई है, तो अब वहाँ पर वैक्यूम है। वैक्यूम समझते हैं? वैक्यूम कभी किसी ने कलम और दवात से लिखा है? पहले वो आता था, दवाई एक उसमें आती थी, सीसी में आती थी। हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, मैंने वो भट्टी घोल के, भट्टी जानते हैं ना, चाक, उससे मैंने पटरी पे लिखा है ना, और उसकी कलम बना करके, एक नरकट होता है ना, तो कलम बहुत अच्छा मैं बनाता था, और एक दिन बनाते बनाते इसी पे रख के काटा था, ये भी तिरछा ही कट गया था, और फिर बाद में ठीक हो गया, बचपन का घाव है। तो जो लिखा जाता था उसकी बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग होती थी। नहीं पता है? मतलब लिखे नहीं सब आपको तो वैक्यूम का मतलब मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार हम क्या करते थे कि उसका ढक्कन होता था ना रबड़ का, वो मुंह में डाल लेते थे और वैक्यूम क्रिएट करके उसी को इस पे चिपका देते थे। नहीं समझ में आया वैक्यूम? समझ में आ गया? वैक्यूम का मतलब होता है खाली स्थान, ठीक। और वैक्यूम वही है कि अगर आप कोई सीसी भी, छोटी सीसी, वो भी जीभ से आप वैक्यूम क्रिएट कर दें तो वो आपकी जीभ पर चिपक जाता है, पकड़ लेता है। और बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो दीवार पर चढ़ने के लिए ऐसे ही वैक्यूम क्रिएट करके काम में ली जाती है। ये टेक्नोलॉजी है। पहले यह एक क्या कहते हैं उसको, चमत्कार हुआ करता था, अब ये एक टेक्नोलॉजी के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। तो जो वैक्यूम वहाँ पर क्रिएट हुआ था, तो संयुक्त जो इस्लामिक गठबंधन था वो वहाँ पर संघर्ष कर रहा था, और तालिबान पहले से ही था, तालिबान भी उसके लिए संघर्ष कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में तालिबान को गलत माना जा रहा था और भारत ने तालिबान को समर्थन नहीं दिया। संयुक्त इस्लामिक गठबंधन, संयुक्त मतलब उसमें कई देश शामिल हैं, तो संयुक्त इस्लामिक गठबंधन उसमें ये भी है। ईरान का अपना हित था, और जैसे ही ईरान का हित था, ईरान के हित को ही भारत ने समर्थन कर दिया, इस्लामिक गठबंधन का समर्थन कर दिया, मतलब इस्लाम के मानने वालों के फेवर में भारत जा रहा है। तो ये लगा कि अरे ये तो अच्छी बात है, और फिर संबंध सामान्य होने लगे। पहली बात तो क्या, कहाँ तक लिखा? हाँ, इसके अलावा इराक और ईरान के मध्य 8 वर्षीय युद्ध में